हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एसचंद क्लासिक साइंस की चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था और आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 27 में है वो हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपको अगर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी एसचंद क्लासिक साइंस के नाम से। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है एसचंद क्लासिक साइंस सॉल्यूशंस के नाम पे। तो आप जिस तरह से आपको जरूरत होगा आप उसी तरह से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए गिवन सैंपल ऑफ फूड मटेरियल्स। आपको अगर कोई फूड मटेरियल्स की सैंपल दी गई है तो उसमें फैट की प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। रब ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन फूड इन द सेंटर ऑफ ए ब्राउन पेपर। एक पेपर लीजिए और पेपर के सेंटर में आपको जो गिवन सैंपल फूड की मिली है उसे आप रब कीजिए। होल्ड दिस पेपर इन फ्रंट ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट एंड लुक थ्रू इट। उसके बाद क्या करेंगे, आप वो पेपर को लाइट के सामने आप लाइए और लाइट के आर पार देखने की कोशिश कीजिए। पेपर के माध्यम से लाइट को आप देखने की कोशिश कीजिए। इफ द फूड इज लेफ्ट ए ब्राइट ग्रेसी पैचेस on the paper then fat is present in the food। अगर आपको कोई ग्रेसी पैचेस दिखाई देगा फूड में, ठीक है, जब फूड को आप रब करेंगे पेपर की सेंटर में लेके तो वो एक ग्रेसी पैचेस अगर छोड़ जाए तो हम समझ पाएंगे कि वहां फूड के अंदर आपकी फैट प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं फूड की प्रेजेंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, Describe the test for detecting the presence of protein in a food। ये भी उसी तरह की क्वेश्चन है। फूड के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस को आप किस तरह से टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए गिवन फूड स्टॉक कैन बी टेस्टेड एज फॉलोज। हम प्रोटीन की प्रेजेंस किसी भी फूड आइटम में है या नहीं इसको कैसे टेस्ट करेंगे यहां पर बताया गया है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेक 2 ml ऑफ गिवन फूड स्टॉप सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। आप एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml के लगभग 2 मिलीलीटर आप क्या करेंगे, फूड स्टॉप की सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। एड ए लिटिल ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टिल द मिक्सचर क्लियर्स। और उसमें आप क्या करेंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे और उसे मिक्स होने के लिए मिक्स होते तक आप उसको क्या करेंगे, सेक करेंगे, ठीक है, जब तक कि वो मिक्सचर क्लियर आपकी हो जाए। उसके बाद क्या करना है, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करनी है, 2-3 ड्रॉप्स 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालनी है और उसे अच्छे से टेस्ट ट्यूब को सेक करना है, हिलाना है। अब क्या पता चलेगा, देखिए, इफ द सॉल्यूशन एपियर्स वायलेट कलर, अगर आपकी सॉल्यूशंस वायलेट कलर की हो जाती है या आपको बैगनी कलर की दिखाई देती है, देन द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फूड। तो हमें यह पता चलेगा कि फूड के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस है, प्रोटीन है। तो इस तरह से हम किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं है इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड। देखिए ये भी उसी तरह की क्वेश्चन है। ये आपकी प्रोटीन की प्रेजेंस के बारे में क्वेश्चन था। यहां पर आप किसी भी फूड आइटम में स्टार्च की प्रेजेंस को, स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, कैसे आप उसे टेस्ट करोगे। तो चलिए इसके भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड। आप थोड़ी सी मात्रा में फूड क्वांटिटी लीजिए जिसे आपको टेस्ट करनी है। Add 2 to 3 drops of dilute iodine solution to the food with a dropper। एक ड्रॉपर की मदद से 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशंस आप फूड के ऊपर डालिए। इफ
ए ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड, अगर ब्लू ब्लैक कलर निकलती है, दिखाई देती है, देन द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड, देन हम कह सकते हैं कि इस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस तरह से स्टार्च की प्रेजेंट को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस आर पुट ऑन द कट सरफेस ऑफ ए रॉ पोटैटो, व्हाट डज इट शो? क्या होगा अगर हम कुछ बूंदे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस, हमें फ्रेशली कट रॉ पोटैटो, आलू काटने के बाद उसके अंदर अगर हम 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशंस डालें तो क्या होगा, और इससे व्हाट डज इट शो, और ये इससे क्या पता हमें चलेगा? तो देखिए इसके आंसर्स, ए ब्लू ब्लैक कलर विल अपियर ऑन द कट सरफेस ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशंस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर अपियर होगी। द अपियरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर शोज दैट पोटैटो कंटेन स्टार्च, और यही जो ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है यही प्रूफ करता है कि पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हाउ विल यू शो दैट फ्लोर कंटेन स्टार्च, आप कैसे शो करोगे कि जो फ्लोर है, आटा है, उसमें भी स्टार्च होता है, ये कैसे आप टेस्ट करोगे? तो चलिए अब हम इसकी आंसर देख लेते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट विथ ए लिटिल ऑफ वाटर, आप क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी आटे की टेस्ट ट्यूब में लेंगे और थोड़ी पानी की मदद से उसे सेक करेंगे, अच्छे से हिलाएंगे थोड़े पानी डालने के बाद। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर, और वो आटे और जो पानी की मिक्सचर है उसके अंदर आप थोड़ी सी डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ए ब्लू ब्लैक कलर अपियर्स इन द टेस्ट ट्यूब, अब आपको दिखेगा कि ब्लू ब्लैक कलर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। दिस शोज दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द फ्लोर, तो इससे यह पता चलता है, जो ब्लू ब्लैक कलर होने के वजह से यह पता चलता है कि आटे में भी स्टार्च होता है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाउ विल यू शो द ग्राउंड नट कंटेन फैट, ये एग्जाम्पल देखिए, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ग्राउंड नट है उसके अंदर भी फैट होता है, उसके अंदर फैट होता है, बादाम के अंदर भी फैट होता है, ये आप कैसे शो करोगे? तो चलिए इसकी आंसर हम देख लेते हैं। टेक सम ग्राउंड नट कर्नल्स एंड प्लेस देम ऑन ए ब्राउन पेपर स्प्रेड ऑन द टेबल, आप क्या करेंगे, थोड़े ग्राउंड नट कर्नल्स, उसके दाने जो है वो लेंगे और टेबल में रखी गई पेपर, ब्राउन पेपर में उसे फैला देंगे। क्रॉस द ग्राउंड नट कर्नल केयरफुली बाय यूजिंग ए स्मॉल हैमर, छोटी हैमर के मदद से ग्राउंड नट को आप क्रॉस करने की कोशिश कीजिए, उसे चूरा बनाने की कोशिश कीजिए। रिमूव द क्रस्ट ग्राउंड नट कर्नल फ्रॉम द पेपर एंड होल्ड द पेपर टुवर्ड्स द लाइट, अब क्या करेंगे आप, जो आपकी क्रस्ट ग्राउंड नट थी उसे पेपर से हटाएंगे और उस पेपर को लाइट की मदद से, लाइट के आर पार देखने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, द नंबर ऑफ ब्राइट ग्रीसी स्पॉट्स आर सीन ऑन द पेपर, आप देखेंगे कि कुछ कुछ ब्राइट ग्रीसी स्पॉट आपको दिखाई देगी पेपर में। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीसी ट्रांसपेरेंट स्पॉट, जो आपको ग्रीसी ट्रांसपेरेंट स्पॉट दिखाई देगी पेपर में ऑन द पेपर, shows the presence of fat in groundnut kernels, ये प्रूफ करता है, ग्रीसी स्पॉट जो आपको पेपर में दिखाई देगी ये प्रूफ करता है कि ग्राउंडनट के अंदर भी फैट होती है, फैट इज प्रेजेंट इन द ग्राउंडनट कर्नल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नेम द मिनरल्स हुज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया, आपको ऐसी मिनरल्स के नाम बताना है जिसकी कमी से एनीमिया बीमारी होती है, और राइट द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, और एनीमिया अगर हो जाए तो उसकी क्या लक्षण दिखाई देती है, क्या सिम्टम्स होती है, ये हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द मिनरल्स हुज डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया इज आयरन, तो जो मिनरल जिसकी डेफिशिएंसी से हमारी एनीमिया बीमारी होती है वो होती है आयरन, आयरन मिनरल्स की कमी से एनीमिया बीमारी होती है।
अच्छा, अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। तो सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उसकी सिम्टम्स क्या होगी एनीमिया की। तो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया क्या होती है, देखिए, द पर्सन लुक्स पेल, जो इंसान है जिसे एनीमिया होगा वो बहुत ही पेल नजर आएगा, बहुत ही कमजोर नजर आएगा, मुरझाया हुआ नजर आएगा। फील्स वेरी वीक, बहुत कमजोरी महसूस होगा उसे। टायर्स इजीली, बहुत जल्द थक जाएगा। एंड लॉस वेट, और उसकी जो वेट भी कम होती चली जाएगी। हिज नेल्स ऑल्सो टर्न्स व्हाइट, और उसकी जो नाखून है ये सब, उसकी नाखून व्हाइट नजर आएगी, व्हाइट होता जाएगा। तो ये सब लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डेली डाइट इन रिलेशन टू बॉडी वेट, ए ग्रोइंग चाइल्ड और ए ग्रोन अप मैन, व्हाई। सवाल है यहां पर कि किसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, डेली डाइट में किसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एक ग्रोइंग चाइल्ड को ज्यादा जरूरत पड़ेगी या ग्रोन अप मैन जो बढ़ चुके हैं, जो बड़े इंसान हैं, ठीक है, जो एज ज्यादा है, जिनकी ग्रोथ हो चुकी है, उनको ज्यादा चाहिए, या जो ग्रोथ हो रहे हैं, चाइल्ड अभी ग्रोथ पीरियड में, तो इनको ज्यादा चाहिए, किसे प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। ए ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स, तो इसका जवाब है जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उससे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। दिस इज बिकॉज विदाउट दिस चिल्ड्रन विल फेस फेटल डिजीज लाइक द क्वाशेरकर, क्योंकि प्रोटीन की अगर कमी बच्चों में हो जाती है, बढ़ते हुए बच्चों में अगर कमी हो जाती है, तो उसे क्वाशेरकर डिजीज होने की चांसेस रहती है। इसलिए बढ़ते हुए बच्चों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू द ग्रोन अप मैन, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम 21 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द बैलेंस डाइट ऑफ ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क डिफर फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क। तो जो बैलेंस डाइट होता है वो नॉर्मल इंसान की और जो हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनकी जो डाइट है उसमें बैलेंस डाइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट देन अनदर मैन डूइंग नॉर्मल वर्क। जो इंसान हार्ड फिजिकल वर्क कर रहा है उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द जो इंसान नॉर्मल वर्क कर रहा है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि ही नीड्स मोर एनर्जी फॉर डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, क्योंकि जो इंसान फिजिकल वर्क कर रहा, हार्ड फिजिकल वर्क कर रहा, कड़ी मेहनत कर रहा, उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा चाहिए। एंड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज सप्लाइड बाय इंक्लूडिंग मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इन हिज डाइट। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलेगी उसे, उसकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करने के वजह से। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Why does a लेबर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट देन नॉर्मल। एक लेबर अपनी डाइट में क्यों ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जरूरत पड़ता है उसे देन ए नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल वर्क करने वाले इंसान से, जो फिजिकल लेबर ज्यादा कर रहे हैं उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऐसा क्यों है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर हम देखते हैं। ए लेबर नीड्स मोर एनर्जी देन नॉर्मल एज ही नीड्स मोर एनर्जी फॉर डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क। एक लेबर को ज्यादा एनर्जी चाहिए एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है। एंड हिज एक्स्ट्रा एनर्जी इज सप्लाइड बाय टेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इन हिज डाइट। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसे कहां से मिलेगा, उसकी फूड में ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाने की वजह से मिलेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट 2
प्री कुकिंग प्रैक्टिस which leads to the loss of nutrients in the food material। ऐसे दो गलत कुकिंग प्रोसेस, जो कुक करने से पहले प्री कुकिंग प्रैक्टिस जो है, ऐसे क्या जो आदतें हैं कुकिंग करने से पहले, दो आदतें बताइए जिसके वजह से कि न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर जो होती है वो लॉस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इसके आंसर देखते हैं। फ्राइंग एंड माइक्रोवेविंग आर द टू प्री कुकिंग प्रैक्टिस which lead to the loss of nutrients in the food। जब हम फ्राई करते हैं फूड को, माइक्रोवेविंग करते हैं, तो इसके वजह से हमारे जो ये गलत आदतें हैं जो कि प्री कुकिंग प्रैक्टिस है, जिसके वजह से फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की लॉस होती है। तो ऐसे आदतें हमें नहीं रखनी चाहिए। प्री कुकिंग ये बैड प्री कुकिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, दो ही पूछा था, हमने दो लिख लिया। ठीक है, एक है फ्राइंग और एक माइक्रोवेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Explain why rice and pulses should not be washed repeatedly before cooking। आपको यहां पर बताना है कि जो चावल है या दाल है रिपीटेडली वॉश नहीं करना चाहिए कुकिंग करने से पहले। क्यों ऐसा है, चलिए इसके आंसर भी हम देख लेते हैं। Rice and pulses should not be washed repeatedly before cooking because rice or pulses का उसे कुक करने से पहले ज्यादा धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इट रिमूव्स द वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके वजह से क्या होती है, जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन होती है वो रिमूव हो जाती है, एंड सम मिनरल्स फ्रॉम देम, और कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो राइस और पल्सेस से धुल जाते हैं उसे बार बार धोने के वजह से। तो ये प्रैक्टिस भी हमें स्टॉप करनी चाहिए। कुक करने से पहले ज्यादा राइस को और पल्सेस को धोनी नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि उसके जो न्यूट्रिएटिव वैल्यू है वो बरकरार रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। What happens when fruit and vegetables are first peeled and cut and then washed? तो क्या प्रॉब्लम होगी अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम फर्स्ट उसकी छिलका निकाल लेंगे, उसके बाद उसे कट करेंगे और उसके बाद धोएंगे। छिलका निकालने के बाद कट करेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। द वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स after they have been peeled and cut removes the water soluble vitamins and some minerals from them। अगर हम फ्रूट या वेजिटेबल को पहले छिलका निकालेंगे, उसके बाद कट करेंगे, उसके बाद उसे अगर हम धोएंगे तो क्या होगा, उसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में घुलने वाली जो विटामिन है या कुछ सम मिनरल्स है, वो हमें नहीं मिलेगी, वो रिमूव हो जाएगी। तो ऐसे हमें करना नहीं चाहिए। फ्रूट्स को पहले हम धोएंगे, उसके बाद काटेंगे, ना कि उसे कट करने के बाद धोएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 26। एक्सप्लेन व्हाई थिक पील शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो छिलके हैं, मोटे छिलके, उसे हमें उतारनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों है, तो इसकी जवाब देख लेते हैं। आंसर क्या है, द थिक peels should not be removed from fruit and vegetables because जो मोटे छिलके हैं आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, इसे हमें रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे कंटेंट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि उसके अंदर, छिलके के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके जवाब उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में छिलके होते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। Why should we include some fresh fruit and raw vegetables in our diet? हमें अपने डाइट में कुछ रॉ वेजिटेबल्स, ठीक है, कच्चे जो सब्जियां हैं, हमें इंक्लूड करना चाहिए। कुछ फ्रूट्स भी और रॉ वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करनी चाहिए हमारे डाइट में। क्यों, चलिए इसका भी जवाब देख लेते हैं। वी शुड इंक्लूड सम फ्रेश फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट टू गेट रिक्वायर्ड ऑफ विटामिन सी, क्योंकि जो ताजे फल होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं जिसे हम कच्चे खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इसीलिए हमें फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को भी, जो रॉ वेजिटेबल्स है, हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमें विटामिन सी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 28।
What happens when water in which a food material is boiled during cooking is thrown away later on? बहुत बार हम क्या करते हैं, जो हमारे कुकिंग मटेरियल्स है, फूड को हम बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद वो पानी को हम फेंक देते हैं बाद में, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा क्या नुकसान हो सकता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। If we do this, then some of the protein as well as considerable amount of minerals present in the food are lost. अगर हम कुक करने के बाद उसका जो पानी होती है वो उसे वाटर को अगर हम थ्रो कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर जो प्रोटीन होती है या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होती है वो फूड से लॉस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राइट डाउन द मेन सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी, ठीक है। तो विटामिन सी, आपको पता है विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी बीमारी होती है। तो इससे मेन सिम्टम्स जो है विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी बीमारी की क्या लक्षण दिखाई देती है, मेन सिम्टम्स क्या है, तो देखते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी आर ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स। तो विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो उस पर्सन में, उस व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम दिखाई देगी, क्या सिम्टम्स दिखाई देगी, उसकी ब्लीडिंग गम्स, जो मसूड़े हैं वहां से ब्लड आने लगेंगे। फिर लॉसिंग ऑफ द टीथ, उसके दांत भी गिर जाएंगे। एंड वुंड डू नॉट हील इजिली, और जो घाव हैं वो जल्दी से सूखेंगे नहीं। हील का मतलब सूखना, घाव आसानी से नहीं सूखेंगे, जिसे स्कर्वी बीमारी होता होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन। आपको उस विटामिन की नाम बताना है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है। राइट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। और ये जो रिकेट्स डिजीज है, इसे अगर हो जाए तो उसकी क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स दिखाई देती है बच्चों में, ये आपको बतानी है। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो रिकेट्स बीमारी होती है किसके वजह से होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, अगर किसी को रिकेट्स हो भी जाए तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा। बेंट लेग एज वेल एज पिजन टाइप चेस्ट। तो उस बच्चों में क्या नजर आएगी, लेग जो है वो बेंट होने लगेंगे और उसकी जो चेस्ट की साइज हो जाएगी वो पिजन टाइप चेस्ट होने लग जाएगी, थोड़े मुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 30 की आंसर, जो कि छोटे छोटे दो पार्ट में क्वेश्चन किया गया था, दोनों ही के आंसर हमने देख लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस, व्हाट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस होती क्या है और किस वजह से ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है, दो पार्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो पार्ट है देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू व्यू प्रॉपरली एट नाइट कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। जो इंसान नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, रात अंधी जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, रात में देखने की उसे जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इनएबिलिटी ऑफ पर्सन टू व्यू प्रॉपरली एट नाइट, रात में देखने की जो शक्ति है उसकी कम होती चली जाएगी और यहां तक कि कभी कभी रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। दूसरी पार्ट में जो क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस होने का क्या कारण है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, हमारे डाइट में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए लंबे समय तक तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये हो जाता है नंबर 31 की आंसर। अब हम चलिए बढ़ते हैं 32 की तरफ। नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी एंड विटामिन डी। आपको यहां पर बताना है कि इन चीजों के डेफिशिएंसी के वजह से कौन सी बीमारी होगी। नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस वन, ठीक है। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो सकती है, B1 की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो सकती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो सकती है। तो मैंने इसे टेबुलर फॉर्म में बना के रख दिया। देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस।
विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगी? वेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से इसकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होगी? स्कर्वी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो जाएगी? रिकेट्स। तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कजेज द डिजीज बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस। यहां पर देखिए विटामिन बताया गया था और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है आपको बताना था। यहां पर बीमारी के नाम बताया गया, आपको विटामिन के नाम बताना है कि किसकी विटामिन की कमी के कारण ये सब बीमारी होती है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं हम। बेरी जो बीमारी है ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। रिकेट्स डिजीज जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। ये हमने डिस्कस भी किया ऊपर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये सब हो जाती है डिजीज के नाम, और ये किस विटामिन के कमी से होती है इधर में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। मेंशन सम इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। अगर हम डाइट में कैल्शियम नहीं लेंगे, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या इफेक्ट्स होगा, इसे हमें लिखना है। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द डाइट फॉर चिल्ड्रेन कॉजेस ए डिजीज नोन एज रिकेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम डाइट में कैल्शियम ना लें, बच्चों की डाइट में अगर कैल्शियम ना लें, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द कॉज ऑफ क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो डिजीज है उसकी क्या कारण है? राइट द सिम्टम्स ऑफ द क्रेटिनिज्म। और इसकी लक्षण क्या हो जाए, किसी को अगर क्रेटिनिज्म बीमारी हो गई तो उसकी लक्षण क्या होंगे, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन इज द कॉज ऑफ क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म जो बीमारी है इसका मेन कारण, मुख्य कारण क्या है? डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होना। डाइट के अंदर आयोडीन के डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है। अच्छा, अगर ये बीमारी हो जाती है बच्चों में क्रेटिनिज्म, तो इसके क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डिसएबिलिटी। अच्छे से फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी और मेंटल डिसएबिलिटी हो जाएगी, मेंटल बैलेंस अच्छे से नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो सकती है, बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द कॉज ऑफ गोइटर। गोइटर की क्या कारण होती है, गोइटर किस वजह से होती है? राइट द मेन सिम्टम्स ऑफ गोइटर। और ये गोइटर बीमारी की सिम्टम्स क्या है इसे हमें देखना है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ एन एडल्ट पर्सन कॉजेस ए डिजीज कॉल्ड द गोइटर। तो जो एडल्ट पर्सन के अंदर आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए डाइट में, तो एक बीमारी उभर के आती है जिसका नाम है गोइटर। और इसकी क्या लक्षण होती है? नेक ऑफ द पर्सन अपियर टू बी स्वॉलन। और जो नेक होता है, गला होता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। वो फूला हुआ नजर आता है, नेक जो है फूल जाता है। तो ये सिम्टम्स नजर आती है, ठीक है, अगर किसी को गोइटर बीमारी हो जाए तो। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे आगे वाले वीडियो में। लास्ट क्वेश्चंस आज की। द नेक ऑफ ए पर्सन अपियर्स टू बी स्वॉलन। अगर किसी पर्सन की नेक स्वॉलन हो गई है, फूल गई है, तो नेम द डेफिशिएंसी डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज से वो सफर हो रहा है या ग्रसित है बोल के हमें पता चलेगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज। और इस डिजीज के क्या कारण है, इसका आंसर हम देखते हैं। He is suffering from the deficiency disease called goiter। मतलब कि अगर किसी पर्सन की गला बाहर आ रहा है, फूल गया है, स्वालन हो गया है, तो इससे यह पता चलता है कि वो गोइटर बीमारी से ग्रसित है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज। और जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी होता है, और एक आयोडीन की कमी से भी होता है। तो ये हो जाती है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। तो इसी के साथ बच्चों हमने 37 नंबर तक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है
समझ आ रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आने वाले वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और जो एमसीक्यू है उसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।